नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अर्पिता शर्मा और आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट का 4th चैप्टर जिसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक। आज स्टूडेंट्स हम इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करेंगे। अब चलिए समझते हैं कि आखिर हम इस पार्ट में पढ़ने क्या क्या वाले हैं। देखिए, ये कहानी जो है, ये स्टोरी जो है वो किसके बारे में है, क्या हुआ था, ये सब जब स्टोरी हम शुरू करेंगे उससे पहले मैं आपको समझा दूंगी। पर पहले हम जानते हैं कि आखिर हम इसमें पढ़ने क्या वाले हैं। तो हम जानेंगे एने डायरी। एने फ्रैंक आपकी इस कहानी की क्या है, मेन कैरेक्टर है। उन्हीं ने ये जो कहानी है, आप ऐसा मान लीजिए, ये लिखी है। फिर उनको अपना एक फ्रेंड मिलता है पेजेस के अंदर, यानी कि वो एक पन्ने को या आप ऐसे कह लीजिए डायरी को क्या बना लेती हैं, अपना दोस्त बना लेती हैं। और फिर हम समझेंगे हर लोनलीनेस एंड होप, उनके अकेलेपन के बारे में, और फिर हम जानेंगे उनकी आशा के बारे में जो कि थी किटी। अब किटी कौन थी, उन्होंने इससे क्या आशा लगाई थी, उनकी क्या आशा थी, ये सब हम समझेंगे। पर उससे पहले जानते हैं स्टूडेंट्स कि हम इस पार्ट को पढ़ने के बाद, समझने के बाद कौन कौन सी कॉम्पिटेंसी डेवलप कर लेंगे। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप समझेंगे थीम ऑफ आइसोलेशन एंड कनेक्शन के बारे में, कि स्टूडेंट्स जो अकेलापन होता है और जो साथ होता है वो आपकी लाइफ को किस तरीके से अफेक्ट करता है। यानी कि किसी के भी जीवन में अकेलापन किस तरीके से उस इंसान के मानसिक स्थिति को खराब कर सकता है, या थोड़ा हम कह सकते हैं बुरा कर सकता है। दूसरा हम समझेंगे कनेक्शन के बारे में, कि एक साथ की, एक साथी की हमें कितनी ज्यादा जरूरत होती है। अब वो जो साथी है वो आप किसी में भी ढूंढ सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, नेचर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक कनेक्शन की जरूरत हमें हमेशा रहती है। फिर हम समझेंगे रेजिलियंस एंड प्रिजर्वेशन के बारे में, कि रेजिलियंस यानी होता है मुश्किल समय में किसी भी चीज से लड़ने की जो आपकी शक्ति होती है, उसे रेजिलियंस कहते हैं। ठीक है। परसिवेरेंस यानी होता है ऐसी चीज जब आप बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में होते हैं और उसके बाद भी आपके अंदर एक दृढ़ता होती है कि इस सिचुएशन से क्या है, मैं बाहर निकल जाऊंगा। तो एने फ्रैंक ने इन सारी चीजों को अपनी लाइफ के अंदर कैसे इंक्लूड किया और कैसे हम उनकी स्टोरी के थ्रू इन सब चीजों को समझेंगे, ये हमें कैसे पता चलेगा जब हम कहानी को शुरू करेंगे। अब देखिए, जानते हैं इस कहानी के ऑथर के बारे में, जो कि आपकी खुद मेन कैरेक्टर एने फ्रैंक ही है। अब मैं आपको बताती हूँ एने फ्रैंक कौन थी स्टूडेंट्स। एने फ्रैंक एक छोटी सी बच्ची थी जो कि जर्मन में रहती थी, और जब जर्मन लोगों ने नीदरलैंड को क्या कर लिया था, एनकाउंटर कर लिया था, उस पर कब्जा कर लिया था, तो इनको क्या करना पड़ा था, छुपना पड़ा था, क्योंकि ये जूइश थी और जो नाजीज थे वो जूइश को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे थे। ये एक छोटी सी बच्ची थी और इन्हें 2 साल तक एक बंद कमरे के अंदर रहना पड़ा था, और उसी समय की इन्होंने अपनी जो गाथा है वह बताई है। चलिए जानते हैं, इनका बर्थ जो था स्टूडेंट्स वो 12 जून 1929 को हुआ था, और इनकी डेथ फरवरी और मार्च के बीच में हुई थी 1945 को। क्योंकि ये किसी कमरे में बंद थी, इसलिए एग्जैक्ट डेट हमें नहीं पता है कि इनकी जो डेथ की डेट है वो क्या है। बस हमें साल पता है और आप महीना कह सकते हैं, हमें पता है। ये एक जर्मन में रहने वाली लड़की थी जो कि एक जूइश लड़की थी। इन्होंने क्या किया था, जब ये अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ एम्स्टरडैम में छुपी हुई थी, क्या थी, छुपी हुई थी। क्यों छुपी हुई थी, मैंने अभी आपको बताया कि नाजी लोग क्या कर रहे थे, जूइश लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे थे। तो ये क्या थी, अपनी फैमिली के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ, 4 दोस्तों के साथ एम्स्टरडैम में छुपी हुई थी। कब, जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड की, जब जर्मन्स ने क्या कर लिया था, नीदरलैंड के ऊपर ऑक्यूपेशन कर लिया था, उस पर कब्जा कर लिया था वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान। ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स इनके बारे में जानिए। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, जब वह 2 सालों तक छुपी हुई थी, कब से लेकर कब तक, 1942 से लेकर 44 तक ये छुपी हुई थी। द ग्रुप वॉज बिट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम। कंसंट्रेशन कैंप क्या होता है, जहां पे लोगों को एकदम बंद कमरे के अंदर रखा जाता है, बहुत ज्यादा उन्हें तकलीफ दी जाती है, सबसे अलग रखा जाता है। उस तरीके के कंसंट्रेशन कैंप को हम
समझ सकते हैं हिंदी के अंदर, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि थोड़ा सा क्या हो जाएगा, नकारात्मक हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और हमें क्या रहना है, खुश रहना है, ठीक है। समझिए, द ग्रुप वॉज बिट्रेड, इन्हें क्या कर दिया गया था, इन्हें धोखा दे दिया गया था और धोखे से ट्रांसपोर्ट कर दिया गया था उस कंसंट्रेशन कैंप के अंदर, वेयर एनी डाइड ऑफ टाइफस इन बेर्जन-बेल्सन, जिसके अंदर जो एनी हमारी मेन कैरेक्टर है उनकी टाइफस से डेथ हो गई थी। जब वो कहाँ पर थी, वर्जिन में थी, तब उनकी डेथ हो गई थी टाइफन से। टाइफन क्या होता है, एक बीमारी होती है जिसे आप कह सकते हैं जो कि आपके सर के अंदर हो जाती है, गंदगी या जू वगैरह जब हमें पड़ जाती है उससे, इसके अंदर आपको बहुत तेज बुखार होता है, सर दर्द होता है। इसी तरीके से इनकी डेथ हो गई थी विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर, कुछ ही दिनों में जब इनकी बहन की डेथ हो गई थी उसी के बाद इनकी भी डेथ हो गई थी। इनकी सिस्टर का नाम मार्गोट फ्रैंक था। आगे देखिए, हर फादर, उनके जो फादर थे, ऑटो द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, जो केवल बचे थे उस ग्रुप में से जिन्होंने क्या किया था, सरवाइव किया था, यानी कि जो बच पाए थे, रिटर्न टू एम्स्टरडैम, वो वापस से एम्स्टरडैम आए। आफ्टर द वॉर एंडेड, जब जो वॉर थी, युद्ध था, वो खत्म हो गया था, टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड, ये देखने के लिए कि एनी की जो डायरी है वह बच चुकी है, किसी ने उसे बचा लिया हो, वो बची भी है उस जगह पर या नहीं बची है, ये उनके फादर की पिक्चर है। आगे देखिए, कन्विंस दैट इट वाज अ यूनिक रिकॉर्ड, ये मान रहे थे वो कि ये क्या है, बहुत ही यूनिक, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अलग सा एक रिकॉर्ड है। ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड इन इंग्लिश अंडर द नेम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, उन्होंने ये डिसाइड किया, उनके फादर ने, कि वो जो उनकी डायरी है, एनी की जो डायरी है, उसे इंग्लिश के अंदर पब्लिश कराएंगे, किस नाम से, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नाम से। एने फ्रैंक हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड एंड डिस्कस्ड ऑफ द हॉलोकॉस्ट विक्टिम्स। एने फ्रैंक जो थी स्टूडेंट, वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और सबसे ज्यादा बातचीत करे जाने वाली पीड़िता बन गई उस हॉलोकास्ट के अंदर। वो जो हॉलोकास्ट हुआ था, यानी कि हॉलोकास्ट यानी क्या होता है, जब बहुत सारे लोगों की एक साथ हत्या कर दी जाती है, उसे हॉलोकास्ट कहते हैं। वैसे इसका मतलब होता है जब कोई प्रलय आ जाता है, जब कोई आपदा आ जाती है, तो वो आपदा ही मान लीजिए कि इतने सारे जूइश लोगों को एक साथ मारा गया था, और क्योंकि एक छोटी सी बच्ची थी, सिर्फ 15 साल में ही तो इनकी डेथ हो गई थी, इसीलिए इन पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया था, बहुत ज्यादा ध्यान लोगों का इनकी तरफ चला गया था। और ये ऐसी पीड़िता थी जो कि सबसे ज्यादा क्या हुई थी, जिन पे सबसे ज्यादा लोगों ने बातचीत करी थी। अब चलिए, हमारी जो स्टोरी है, जो उन्होंने अपने बारे में लिखा है, जो उन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया है, उस सबको पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए, राइटिंग इन अ डायरी इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। ये कौन कह रहा है, ध्यान रखना, ये एने फ्रैंक खुद कह रही हैं, ठीक है। ये उन्हीं की डायरी है और ये उन्हीं की डायरी के लिया गया कुछ एक्सट्रैक्ट है, कुछ हिस्सा है, ठीक है। राइटिंग इन अ डायरी इज रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। मेरे जैसे किसी इंसान के लिए एक डायरी के अंदर लिखना ये बहुत ही क्या है, अजीब सा अनुभव है। वो कह रही है कि मेरे जैसे किसी व्यक्ति के लिए डायरी में लिखना ये बहुत ही अजीब अनुभव है। Not only because I have never written anything before, इसलिए, केवल इसलिए नहीं क्योंकि मैंने पहले कभी भी कुछ नहीं लिखा है, but also because, लेकिन इसलिए भी क्योंकि it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old school girl। वो कह रही हैं कि मुझे लगता है कि ये स्ट्रेंज अनुभव क्यों है, ये अजीब सा अनुभव क्यों है, क्योंकि इसलिए नहीं कि मैंने कभी लिखा नहीं है, बल्कि इसलिए भी कि मुझे ऐसा लगता है कि बाद में, लेटर ऑन यानी कि आने वाले समय में या बाद में, नीदर आई, ना ही तो मैं, नॉर एनीवन, और ना ही कोई और, विल बी इंटरेस्टेड, इसमें क्या होगा, इंटरेस्टेड होगा, कि यानी कि आने वाले समय में ना ही तो मैं, ना ही और कोई भी इच्छुक होगा इन द म्यूजिंग्स ऑफ अ 13-year-old स्कूल गर्ल, एक
13 साल की स्कूल जाने वाली बच्ची के विचारों को जानने के लिए कोई भी इच्छुक होगा, कोई भी क्या होगा, इंटरेस्टेड होगा, मैं ऐसा मानती हूँ। म्यूजिंग्स यानी होता है विचार। आगे देखिए, ओ वेल इट डजंट मैटर। खैर ये इतना मैटर भी नहीं करता, इससे फर्क भी नहीं पड़ता। आई फील लाइक राइटिंग, मैं महसूस करती हूँ लिखना, यानी कि मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ कि मुझे लिखना चाहिए। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। यानी कि वो कह रही हैं कि खैर ये मैटर भी नहीं करता कि कोई पढ़ना चाहेगा कि नहीं चाहेगा, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे लिखना चाहिए, और इससे भी ज्यादा आई हैव एन ग्रेटर नीड, कि इससे भी ज्यादा मुझे जरूरत है अपने चेस्ट के ऊपर, यानी कि मेरे सीने के ऊपर, मेरे दिल के अंदर जितना भी भार है मैं उन सबको क्या कर पाऊं, निकाल पाऊं। तो वो निकाल कैसे पाएंगी, या तो किसी से बात करें या फिर लिख के वो इन सबको निकालना चाहती है। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, पेपर के पास लोगों के मुकाबले ज्यादा धैर्य होता है। लोग क्या कहते हैं कि पेपर के पास, कागजों के पास लोगों से ज्यादा क्या होता है, पेशेंस होता है, यानी कि धैर्य होता है। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वाज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड। मैंने इस कहावत के बारे में, सेइंग यानी क्या होता है, कोई कहावत, ठीक है, किसी की कही कोई बात, कोई मुहावरा, कोई कहावत को हम सेइंग कहते हैं। आई थॉट, मैंने सोचा इसके बारे में, किसके बारे में, कि पेपर के अंदर क्या होता है, ज्यादा धैर्य होता है लोगों से। तो मैंने सोचा इस कहावत के बारे में उस दिन पर, उन वन ऑफ दोज डेज, उन दिनों में जब मैं क्या थी, थोड़ी क्या थी, उदास थी। डिप्रेस्ड यानी क्या थी, उदास महसूस कर रही थी। एंड वॉज सिटिंग एट होम विथ माई चिन इन माई हैंड्स, और घर पर बैठी थी अपने चिन को अपने हाथों के बीच में लेकर, यानी कि अपनी ठुड्डी को अपने हाथों के बीच में लेकर जब मैं ऐसे बैठी थी तब मैं इसके बारे में सोच रही थी। बोर्ड एंड लिस्टलेस, मैं क्या थी, मैं बोर हो रही थी और मैं क्लूलेस थी, मतलब कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लिस्टलेस यानी होता है निरुत्साही, जिसमें बिल्कुल भी उत्साह नहीं होता, सारी जो इच्छाएं होती है आपकी खत्म हो जाती है। वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, समझ नहीं आ रहा था, सोच रही थी बैठे बैठे कि अंदर ही रहूं या बाहर चली जाऊं। आगे देखिए, आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग, फिर मैं वहीं रही, अंत में मैं वहीं रही जहां मैं थी। और वह कैसे थी, ब्रूडिंग, यानी कि जैसे मैं थी मैं वैसे ही रही, यानी कि मैं उदास थी और मैं उदास ही रही। यस, paper does have more patience, and since I am not planning to let anyone else read this stiff back notebook grandly referred to as a diary, वो कह रही हैं हाँ, paper does have more patience, कि हाँ पेपर के पास, कागज के पास ज्यादा धैर्य होता है। And since I am not planning to let anyone else read this stiff back notebook, और क्योंकि मैं बिल्कुल भी ये योजना नहीं बना रही हूं कि कोई और पढ़े इस मोटी सी क्या नोटबुक को, ग्रैंडली, जिसे क्या है, बड़े शान से, किस नाम से बुलाया जाता है, डायरी के नाम से बुलाया जाता है। क्या कह रही हैं वो, समझने में स्टूडेंट्स थोड़ा सा आपको क्या होगी, डिफिकल्टी होगी, ठीक है। वो क्या कह रही हैं कि मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी इसको पढ़े, लेकिन अब जब मैं लिख ही रही हूं तो मैं ऐसा नहीं सोच रही थी, मैंने बिल्कुल भी ऐसा विचार नहीं बनाया था कि कोई भी मेरी इस नोटबुक को पढ़े, या फिर जिसे लोग शान से क्या कहते हैं, डायरी कहते हैं, उसे कोई पढ़े। अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, तब तक तो नहीं जब तक मुझे एक सच्चा मित्र नहीं मिल जाता। इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, खैर ये ज्यादा जो है वो डिफरेंस भी नहीं करेगा, यानी कि ज्यादा अंतर भी नहीं करेगा। अगर मेरे पास दोस्त होता तो भी मैं यही सब कहती, और अगर मैं पेपर पे लिख रही हूं तो भी मैं यही सब कह रही हूं, ऐसा वह कहना चाहती हैं। हार्डवर्ड रिवाइज करेंगे, ब्रूडिंग यानी उदास, ग्रैंडली यानी कि शान से। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस।
अब नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट, अब मैं वापस उसी बिंदु पर आ गई हूं जिसने मुझे क्या किया था, प्रेरित किया था। प्रॉम्प्टेड यानी कि प्रेरित करना, जिसने मुझे प्रेरित किया था एक डायरी लिखने के लिए पहले ही स्थान पर, यानी कि सबसे पहले जिस चीज ने मुझे प्रेरित किया था मैं उसी बिंदु पर वापस आ गई हूं। आई डोंट हैव अ फ्रेंड, और वो प्रेरित करने वाली चीज क्या है कि मेरे पास कोई दोस्त नहीं है, मेरे पास एक भी दोस्त नहीं है जिससे मैं अपनी बातें क्या कर सकूं, शेयर कर सकूं। वो ऐसा कहना चाह रही हैं कि मेरे पास कोई भी नहीं है जिससे मैं अपनी बातें शेयर कर सकूं, इसी कारण मैंने सोचा था कि मैं डायरी लिखूंगी, और वापस से मैं उसी पॉइंट पर आ गई हूं। मुझे लगता है कि मुझे डायरी लिखनी चाहिए क्योंकि मेरे पास कोई भी दोस्त नहीं है। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, मुझे इसे और साफ तरीके से कहने दो। Since no one will be believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world, मुझे और साफ तरीके से कहने दो, since क्योंकि कोई भी इस दुनिया में ये भरोसा नहीं करेगा कि 13 साल की बच्ची पूरी दुनिया में अकेली हो सकती है, कि इस दुनिया में एक ऐसी लड़की होगी 13 साल की जो क्या होगी, बिल्कुल ही अकेली होगी, जिसके कोई दोस्त ही नहीं होंगे। लोग ऐसा बिलीव ही नहीं करेंगे, ऐसा मानेंगे ही नहीं। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे, प्रॉम्प्टेड यानी कि प्रेरित करना। एंड आई एम नॉट, और मैं हूं भी नहीं। अब वो कह रही है कि मैं अकेली हूं भी नहीं। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड अ 16-year-old सिस्टर, मेरे पास बहुत ही प्यार करने वाले माता पिता हैं और एक 16 साल की बहन भी है। And there are about 30 people I call friends, और लगभग and there are about 30 people I can call friends, और लगभग 30 लोग और भी हैं जिन्हें मैं क्या कह सकती हूँ, अपना दोस्त कह सकती हूँ, जिन्हें मैं दोस्त कह सकती हूँ। यानी कि उनके साथ उस बंद कमरे में कितने और लोग हैं, 30 लोग और भी हैं। I have a family, मेरे पास एक परिवार है। लविंग आंट्स, प्यार करने वाली आंटियां हैं, मौसियां हैं, ठीक है। एंड अ गुड होम, और एक बहुत अच्छा घर भी है। नो ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। नो नहीं, ऑन द सरफेस, कि वो कह रही हैं कि नहीं, अगर हम, मतलब वो कहना चाह रही हैं कि अगर हम जमीनी तौर पर देखें, आई seem to have everything, तो मेरे पास सब कुछ है, except one true friend, सिवाय एक सच्चे मित्र के मेरे पास देखा जाए तो सब कुछ ही है। मेरे पास परिवार है, ऐसे 30 लोग हैं जिन्हें मैं मित्र कह सकती हूँ। All I think about when I am with friends is having a good time. All I think about, सिर्फ मैं किसी के बारे में सोचती हूँ, when I am with friends is having a good time, कि जब भी मैं अपने दोस्तों के साथ होती हूँ मैं एक अच्छा समय बिताने के बारे में ही सोचती हूँ। I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. I can't bring myself, कि मैं अपने आप को नहीं ला सकती, यानी कि वह कह रही है, और ये सारी प्रॉब्लम तो क्या होती है, बहुत सारे बच्चों में होती है ना, बहुत सारे लोगों का नेचर ऐसा होता है। क्या होता है कि I can't bring myself to talk about anything, कि मैं अपने आप को किसी और चीज के बारे में बात करने के लिए नहीं ला सकती, यानी कि मैं किसी और चीजों के बारे में बात नहीं कर पाती। बट लेकिन ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स, केवल सामान्य रोज होने वाली चीजों के बारे में ही बात करती हूँ। यानी कि वो कहना चाह रही है कि मेरे पास बात करने के लिए कोई और अलग सी यूजुअल सी यूनिक सी बात नहीं होती है, सॉरी अनयूजुअल सी बात नहीं होती है, यूनिक सी बात नहीं होती है। मैं हमेशा ऑर्डिनरी सामान्य चीजों के बारे में ही बात करती हूँ। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, और वो अपने दोस्तों के साथ कह रही हैं कि ऐसा लगता है कि हम और ज्यादा करीब नहीं आ रहे हैं। एंड दैट्स द प्रॉब्लम, और यही क्या है, परेशानी है, कि जब भी वो किसी से बात करने की कोशिश करती हैं, दोस्त बनाने की कोशिश करती हैं, तो वो क्या कह रही हैं कि मैं बस सामान्य चीजों के ही बारे में बात करती हूँ, इसलिए मैं लोगों के ज्यादा करीब नहीं
जा पाती हूँ। और ये क्या है? ये एक प्रॉब्लम है, ये तो एक तकलीफ है। मे बी इट्स माई फॉल्ट, शायद ये मेरी गलती है। दैट वी डोंट कन्फाइंड इन ईच अदर, कि हम एक दूसरे पर क्या नहीं कर पाते? कन्फाइन नहीं कर पाते, यानी कि भरोसा नहीं कर पाते। यानी कि वो कह रही हैं क्योंकि मैं सामान्य चीजों के बारे में बात करती हूँ तो हम लोग इतना करीब नहीं आ पाते और इसीलिए एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पाते हैं। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे, कन्फाइड यानी कि भरोसा। इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर, चाहे कुछ भी कारण हो, चीजें कैसी हैं? ऐसी ही हैं। यानी कि आप कुछ भी कह लीजिए, चीजें ऐसी हैं, मेरे पास कोई भी दोस्त, फ्रेंड नहीं है। एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज, और अनफॉर्चुनेटली कि अनभाग्य से ही क्या है कि वह बदलने के लिए उत्तरदायी नहीं है। यानी कि कोई भी नहीं बदलना चाह रहा है, वो सिचुएशंस जो हैं वो भी नहीं बदल रही हैं। दिस इज वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, और इसी कारण से मैंने डायरी शुरू की थी, या फिर आप कह सकते हैं कि इसी कारण से मैंने डायरी लिखना शुरू किया था। तो क्यों किया था? क्योंकि वो किसी से बात ही नहीं कर पा रही हैं, किसी को दोस्त ही नहीं बना पा रही थी। टू एनहांस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन। टू एनहांस, किस लिए डायरी लिखना शुरू किया है उन्होंने, वो बता रही हैं। टू एनहांस यानी होता है बढ़ाना। किस चीज को बढ़ाना? टू एनहांस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड। किसको बढ़ाने के लिए? ये जो मैं कल्पना करती हूँ, ये जो मैं कल्पना करती हूँ, किसकी कल्पना करती हूँ? बहुत ही समय से जिस फ्रेंड की मैं कल्पना कर रही हूँ, उसको आगे बढ़ाने के लिए ही, यानी कि बहुत ही लंबे समय से अपनी कल्पनाओं में जिस फ्रेंड की मैं कल्पना कर रही हूँ, उसको आगे बढ़ाने के लिए ही वह क्या कह रही है? मैंने डायरी को लिखना शुरू किया है। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे। लायबल यानी कि उत्तरदायी, इनहेंस यानी कि बढ़ाना। टू एनहांस द इमेजिनेशन ऑफ दिस लॉन्ग awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do. I don't want to, मैं नहीं चाहती। jot down यानी होता है लिखना, या फिर आप कह सकते हैं अचानक से कुछ चीज को लिखना। तो वो कह रही है I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do, कि मैं नहीं चाहती अचानक से अब तथ्यों के बारे में लिखना इस डायरी के अंदर, जैसा कि मोस्टली लोग करते हैं। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, लेकिन मैं क्या चाहती हूँ? इस डायरी को अपना दोस्त बनाना चाहती हूँ, यानी कि खुल के इसके अंदर अपनी चीजों को लिखना चाहती हूँ। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, और मैं इस दोस्त को किस नाम से बुलाऊंगी? किटी के नाम से बुलाऊंगी। वो कह रही हैं कि जैसा कि लोग क्या करते हैं, अब मोस्टली लोग क्या करते हैं, डायरी के अंदर लिखते हैं, मैं वैसा नहीं करूंगी कि सिर्फ अपनी बातें लिखूंगी, बल्कि मैं क्या करूंगी, इसे अपना फ्रेंड बना लूंगी। और इस फ्रेंड को वो क्या नाम दे रही हैं? किटी नाम दे रही हैं। यानी कि उनकी जो होप थी, हमने पढ़ा था ना, उनकी लोनलीनेस थी पहले, और फिर हमने उनकी होप के बारे में पढ़ेंगे हम। तो उनकी होप क्या है? किटी, उनकी डायरी, कि अब उन्हें अपनी डायरी के रूप में क्या मिल गया है? एक फ्रेंड मिल गया है। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे। जॉट डाउन यानी कि अचानक से लिखना प्रारंभ करना। तो देखिए हमने क्या सीखा? इंपॉर्टेंस ऑफ एम्पैथी सीखा, कि दयालुता की कितना ज्यादा महत्व है। क्या सीखा? दयालुता का, कोई आप पे प्रेम दिखाए, कोई क्या दिखाए, अपनापन दिखाए, तो उसका कितना ज्यादा महत्व होता है। देखिए जैसे कि एने फ्रैंक के पास नहीं था कोई दिखाने के लिए, तो वो कितना ज्यादा लोनली फील कर रही थी। फिर हमने सीखा सेल्फ डिस्कवरी के बारे में, कि व्यक्ति को अपने बारे में पता होना चाहिए। उसे कैसा होना चाहिए? सेल्फ अवेयर होना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि उसके इमोशंस क्या हैं, उसके थॉट्स क्या हैं, उसके विचार क्या हैं, और उसके डिजायर्स क्या हैं, उसकी इच्छा क्या है। जब आपको ये सारी चीजें पता होती हैं, आप सेल्फ अवेयर होते हैं स्टूडेंट्स, तो आप अपने आप को व्यक्त भी अच्छे से कर पाते हैं। आपको पता भी होता है कि आपको क्या चीजें चाहिए। अब स्टूडेंट्स हमारे पास हैं कुछ क्वेश्चन जिनको हम डिस्कस करेंगे और उनका करेक्ट आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल देखिए, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल।
कागज के पास लोगों के मुकाबले ज्यादा धैर्य होता है, ये एने ने कहा था। अब ये क्यों कहा था ये ढूंढना है। देखिए आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए, बिलीव्ड इन द पावर और राइटिंग मोर देन स्पीकिंग टू पीपल। वे किस में भरोसा करती थी कि लिखने में ज्यादा शक्ति होती है बजाय लोगों से बात करने में। तो ऐसा नहीं था, क्योंकि उन्हें तो दोस्त चाहिए थे, बस उनके दोस्त नहीं बन पा रहे थे। अगला देखिए बी, felt that she could pour her heart out on paper without any hindrance। hindrance यानी होता है रुकावट। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि वे अपने दिल को ज्यादा अच्छे से पेपर पर उतार सकती हैं, यानी कि जब वो अपनी फीलिंग्स को लिखेंगी तो कोई भी रुकावट नहीं आएगी। ठीक है, अगला देखिए सी, had more faith in sharing her thoughts and feelings with paper। उनको ज्यादा भरोसा था कि किस में ज्यादा भरोसा था, वे अपने विचारों को और अपनी भावनाओं को पेपर पर उतार सकती हैं। तो ऐसा भी नहीं था, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए थे, पहले तो फ्रेंड्स ही चाहिए थे, ह्यूमन फ्रेंड्स। फिर है डी, felt that she could share her feelings openly on paper। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि वह अपनी भावनाओं को खुले तौर पर पेपर पर उतार सकती हैं। ये कहीं तक ठीक है, लेकिन फिर भी उन्हें क्या चाहिए था, खुले तौर पे उतार तो सकती हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या था कि उन्हें ऐसा लगता था कि बिना किसी रुकावट के वह क्या कर सकती हैं, अपनी भावनाओं को लिख सकती है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए, इफ द डायरी वर अ रियल फ्रेंड व्हाट क्वालिटीज वुड एने एक्सपेक्ट इट टू हैव। अगर डायरी एक असल की दोस्त होती, यानी कि डायरी डायरी ना होती, क्या होती, एक ह्यूमन होती, तो एने क्या चाहती थी, उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज हो, कौन कौन सी चीजें उसके अंदर हो। पिक द ऑप्शन लिस्टेड दीज करेक्टली। ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें से सही ऑप्शन आपको चुनना है। फर्स्ट, गुड लिसनर, बी कॉन्फिडेंट, सी नॉन जजमेंटल, डी ऑल ऑफ दी अबव। वे क्या चाहती थी कि कैसा दोस्त हो, कैसा दोस्त की क्वालिटीज चाहिए उनको, गुड लिसनर, अच्छे से सुने, या फिर बी कॉन्फिडेंट हो कि बात सुने तब एकदम अपने कॉन्फिडेंट रहे, सी जज ना करे, या फिर डी ऑल ऑफ दी अबव। तो मेन चीज क्या थी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, नॉन जजमेंटल, ऑप्शन सी, कि उनको जब वे अपनी भावनाएं लिख रही हैं तो बिल्कुल भी जज ना करें। अगर हो सकता है कि वह किसी इंसान को बताती तो वह उनकी फीलिंग्स को क्या करता, इतना ध्यान ना देता, सुनने में इच्छुक ना होता, तो पर लेकिन डायरी तो क्या होती, बिल्कुल नॉन जजमेंटल होती। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में भी आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।